नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साइंस का आपको 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपका परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। देखिए, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हरा, बी में लिखा हुआ है नीला, सी में लिखा हुआ है लाल और डी में लिखा हुआ है सफ़ेद। तो इसमें आपको बताना है यहाँ से कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है तो हरा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, दूसरा नंबर। इसमें पूछा गया आपसे कि जस्ता का अयस्क है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सिनेबार, बी में लिखा हुआ है जिंक ब्लेड और सी में लिखा हुआ है बॉक्साइट और यहाँ पे डी में लिखा हुआ है हेमेटाइट। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है कि जस्ता का अयस्क है तो जिंक ब्लेड जो है ये जस्ता का अयस्क है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ऑप्शन ए में जो सिनेबार लिखा हुआ है बाबू, ये हमारा पारा का अयस्क सिनेबार होता है। ठीक है, जिसको हम Hg से डिनोट करते हैं, जिसको हम मरकरी भी बोलते हैं। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है ये भी आपको साथ में याद रख लेना है। इसका परमाणु संख्या 80 होता है पारा का। ठीक है, अब पारा का अयस्क पूछेगा क्या होता है तो सिनेबार हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जो बॉक्साइट होता है ये एल्युमिनियम का अयस्क जो होता है बॉक्साइट होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और हेमेटाइट जो है बाबू, ये हमारा आयरन का अयस्क जो होता है हेमेटाइट होता है। ठीक है, ये आयरन को हम Fe से सूचित करते हैं। ये सब सारे बातों को आपको माइंड में हमेशा रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, तीसरा नंबर। और अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ पर जाकर आप जीटीएम क्लासेस सर्च कीजिए। ठीक है, वहाँ पर आपका हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा और वहाँ पर इसका PDF उपलब्ध है। ठीक है, अगर जो आप चाहिए आपको तो वहाँ से आप ले सकते हैं। चलिए देखते हैं अब हम तीसरा नंबर प्रश्न। इसमें पूछा गया आपसे कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए में लिखा है सोचने के लिए, बी में लिखा हुआ हृदय स्पंदन के लिए, और देखिए सी में लिखा है शरीर का संतुलन बनाने के लिए, और यहाँ पर डी में लिखा हुआ है सभी के लिए। तो इसमें आपको बताना है बाबू कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है तो सोचने के लिए भी होता है, हृदय स्पंदन के लिए भी होता है और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी होता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा सभी के लिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, चौथा नंबर। इसमें पूछा गया है कि निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। पहले समझिए कि उभयलिंगी जंतु हम किसे कहते हैं, तो जिसमें मेल और फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है उसी को हम उभयलिंगी जंतु कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ केचुआ, और बी में लिखा हुआ बिल्ली, और सी में लिखा हुआ बकरी, और डी में लिखा हुआ कुत्ता। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है कि निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है, तो केचुआ जो है ये उभयलिंगी जंतु है। ठीक है, ऑप्शन में ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केचुआ में मेल और फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 5 नंबर। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। तो देखिए दर्पण का जो हमारा सूत्र होता है 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू 1/f होता है। इसको आपको याद कर लेना है अच्छे तरीके से बाबू, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, जो हमारा दर्पण सूत्र होता है वो 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू में 1/f होता है। ठीक है, और देखिए जब आपसे लेंस का सूत्र पूछ दे तो आपको साथ में ये भी याद रखना है कि आपको लेंस सूत्र पूछ देगा तो बस कुछ नहीं करना है, केवल आपको माइनस लगा देना है, आपका लेंस का सूत्र यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ये लेंस सूत्र हमारा होता है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू में 1/f। ये हमारा कौन सूत्र है, लेंस सूत्र है। ठीक है, और दर्पण सूत्र हमारा कौन है, 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू में 1/f। आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, छठा नंबर। इसमें आपसे यहाँ पूछा गया है कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है। ऑप्शन ए में लिखा 10 की पावर माइनस 1 एम्पियर, और बी में लिखा 10 की पावर माइनस 2 एम्पियर, और सी में लिखा 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर, यहाँ पर डी में लिखा 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है बाबू कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है तो 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन में सी जो होगा यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं,
इसमें पूछा गया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ अनंत, और बी में लिखा हुआ शून्य, यहाँ पे सी में लिखा हुआ 100 सेंटीमीटर और डी में लिखा 50 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है बाबू कि समतल दर्पण का फोकस दूरी होती है तो अनंत होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया आपसे कि प्रकाश में सावन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है। ऑप्शन ए में लिखा है ध्रुवन, बी में लिखा हुआ है यहाँ पे चित्राव, यहाँ पे सी में लिखा है पवर्तन और डी में लिखा है प्रकाश के व्यतिकरण से। तो इस प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है बाबू कि प्रकाश में सावन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है तो किसके कारण से होता है, तो प्रकाश के व्यतिकरण से होता है। ठीक है, ऑप्शन में है डी जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है यहाँ पे वायु, और बी में लिखा हुआ है जल, और सी में लिखा हुआ है मिट्टी, और डी में लिखा हुआ है जीवधारी। तो इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो देखिए वायु जो है हमारा प्राकृतिक संसाधन है, और ये जल भी हमारा प्राकृतिक संसाधन है, और मिट्टी भी हमारा प्राकृतिक संसाधन है। और देखिए जीवधारी जो है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन में है डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर सारा प्रश्न बाबू आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक भी प्रश्न को आप स्किप ना करें, सारे प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझते चले। ठीक है, देखिए पूछा है कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है 70%, बी में लिखा हुआ है 78%, और सी में लिखा है 90%, और डी में लिखा है 75%। तो यहाँ से आपको बताना है कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, तो 78% पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन में आपको बी जो होगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, O2 जो होता है ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, तो ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में 21% पाया जाता है। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना पाया जाता है, तो 21% पाया जाता है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 बाबू वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, इसको आपको याद रखना है। अगर जो आपसे पूछेगा कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, तो 78% तो हो गया, और जब आपसे पूछेगा कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन गैस पाया जाता है, तो 21%। ठीक है, और जब पूछेगा कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत CO2 गैस पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है सारे बातों को। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर में पूछा हुआ है कि विद्युत का अच्छा चालक है। ऑप्शन ए में लिखा है लकड़ी, बी में लिखा है प्लास्टिक, और सी में लिखा है कार्बन, और डी में लिखा है चांदी। तो इसमें आपको बस बताना है कि विद्युत का अच्छा चालक है, तो चांदी जो है विद्युत का अच्छा चालक है। ठीक है, ऑप्शन में डी जो होगा यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें पूछा गया है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है उत्तल, बी में लिखा हुआ है अवतल, सी में लिखा है उत्तल अवतल दोनों, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है बाबू कि सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन में है जो आपका बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथ में ये भी याद रखिए कि हजामत बनाने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और डॉक्टर लोग जो रोगियों को गला का इलाज करते हैं, दांत का इलाज करते हैं, उसमें भी हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं डॉक्टर लोग। ठीक है, देखिए उत्तल दर्पण जो है ये साइड मिरर में प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब मोटर कार के जो चालक के सामने लगा हुआ रहता है वो उत्तल दर्पण ही लगा हुआ रहता है। ठीक है, ये सबको आपको हमेशा याद रखना है। देखिए अब 13 नंबर प्रश्न कहता है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है। ऑप्शन ए में लिखा है 10⁻³ मीटर, और देखिए बी में लिखा हुआ है 10 के पावर केवल 9 मीटर लिखा है बाबू, और सी में लिखा है 10⁻⁻9 मीटर, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है तो 10⁻⁹ मीटर बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पुंकेसर, बी में लिखा है स्त्रीकेसर, और सी में लिखा है अंडाशय, और डी में लिखा हुआ है बीजांड। तो इसमें आपको बताना है यहाँ से कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो अंडाशय बदलता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 15 नंबर, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया आपसे कि पवन चक्की चलाने के लिए हवा का
चाल कम से कम कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए में लिखा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बी में लिखा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, सी में लिखा है 100 किलोमीटर प्रति घंटा और डी में लिखा हुआ है 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको बताना है कि पवन चक्की चलने के लिए हवा का चाल कम से कम कितना होना चाहिए। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। ऑप्शन ए में लिखा है ग्रह, बी में लिखा है चंद्रमा, सी में लिखा है सूर्य और डी में लिखा है कोयला। तो इसमें आपको बताना है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो अंतिम स्रोत जो हमारा है सूर्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। चींटी के डंग में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है इथेनोइक अम्ल, बी में लिखा हुआ है सिट्रिक अम्ल, सी में लिखा है मेथेनोइक अम्ल और डी में लिखा हुआ है ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है बाबू कि चींटी के डंग में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन में सी जो होगा यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। पूछा गया है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। ऑप्शन ए में लिखा हो हृदय कोशिका, बी में लिखा है तंत्रिका कोशिका और देखिए सी में लिखा है मस्तिष्क कोशिका और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। और आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन दबाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जल्द कर लें, ठीक। देखिए 19 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए में लिखा है पत्तियों द्वारा, बी में लिखा है तना द्वारा और सी में लिखा है फूलों द्वारा और डी में लिखा हुआ है जाइलम द्वारा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बाबू आपके बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न, ठीक है। पूछा गया कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो फूलों द्वारा होता है, ठीक है। ऑप्शन में सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न अब हम देख लेते हैं 20 नंबर। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि पीतल किसका मिश्र धातु है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है Fe और Zn। Fe मतलब क्या आयरन और Zn मतलब जिंक, ठीक है। और बी में लिखा हुआ Na यानी कि सोडियम और यहाँ पर लिखा है सी मतलब कार्बन, ठीक है। और सी में लिखा है Cu मतलब कॉपर और Zn मतलब जिंक। और देखिए यहाँ पे डी में लिखा हुआ है सी यानी कि कैल्शियम और Ag मतलब सिल्वर। तो आपको इसमें बताना है बाबू कि पीतल जो है किसका मिश्र धातु है। तो कॉपर और जिंक का मिश्र धातु जो है पीतल है, ठीक है। ऑप्शन में सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। ये प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपका 2020 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। इसको आपको अच्छी तरीके से एकदम याद कर लेना है। देखिए इसमें पूछा गया आपसे कि वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ओम और बी में लिखा हुआ है ओम प्रति मीटर और सी में लिखा हुआ है वोल्ट प्रति मीटर और डी में लिखा हुआ है ओम मीटर। तो इसमें आपको बताना है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक है तो ओम मीटर है, ठीक है। ऑप्शन में है डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में आप गलती से भी ओम प्रति मीटर आंसर नहीं लगाइएगा, ठीक है। वैद्युत प्रतिरोधकता का जो SI मात्रक होता है ओम मीटर होता है। ऑप्शन में डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। इसमें पूछा गया है कि पोटेशियम जिसको हम के से सूचित करते हैं पोटेशियम को की परमाणु संख्या क्या है। ऑप्शन ए में लिखा है 19, बी में लिखा है 20 और सी में लिखा है 23 और डी में लिखा है 35। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है बाबू कि पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या जो होता है 19 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर। इसमें पूछा गया है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कम, बी में लिखा है ज़्यादा, सी में लिखा है समान और डी में लिखा है में से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है तो समान होती है, ठीक है। ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
24 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, तो ऑप्शन ए में लिखा है समान होती है, और बी में लिखा है भिन्न भिन्न होती है, और सी में लिखा है ए और बी दोनों, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसमें कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, यानी कि पूछ रहा है बाबू कि प्रकाश की चाल जो विभिन्न विभिन्न माध्यमों में क्या होता है, तो भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, भिन्न भिन्न होती है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 25 नंबर, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है परमाणु, बी में लिखा हुआ है आयन, सी में लिखा हुआ है प्रोटॉन, सी में लिखा हुआ डी में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन। तो इसमें आपको बताना है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाबू ये 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो आपको याद नहीं होगा प्रश्न, उसको आप नोटबुक पर नोट करके आप उसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बाबू अगर जो आपको 450 प्लस मार्क्स लाकर अपने माँ बाप को सपना को पूरा करना है तो ये काम आपको अभी से करना होगा। ठीक है, अगर जो आप आज तक ये काम को करते नहीं आए हैं तो आज से काम को आप स्टार्ट कीजिए कि जो प्रश्न आपको हम करवाते हैं उसमें से जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पर नोट कीजिए और उसे याद करते चलिए। ठीक है, ताकि जो आपका एग्जाम के प्रिपरेशन हो वो डे बाय डे इंक्रीज हो। ठीक है, देखिए 26 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन ए में लिखा हो हीरा, बी में लिखा है लोहा, और सी में लिखा हो पीतल, और डी में लिखा है सोना। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है बाबू कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो कौन है, हीरा है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 27 नंबर, इसमें पूछा गया है कि नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है CaSO4.7H2O, और देखिए बी में लिखा हुआ है CuSO4.5H2O, और यहाँ पर सी में लिखा है CuSO4.4H2O, यहाँ पर डी में लिखा है CuSO4.10H2O। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है कि नीला थोथा ब्रैकेट में तूतिया का रासायनिक सूत्र होता है, तो आपको याद रखना है कि CuSO4.5H2O होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र CuSO4.5H2O होता है, इसको आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 28 नंबर, और बाबू अगर जो हमारा आदर्श सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको सारा सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप जाके देख सकते हैं। उसमें जितना भी प्रश्न हम करवाए हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए एक बार आप उसे ज़रूर देखें। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 28 नंबर, इसमें पूछा गया है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। ऑप्शन ए में लिखा है हाइड्रोजन H मतलब हाइड्रोजन, और बी में लिखा हुआ H यानी कि हीलियम, और सी में लिखा है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ डी में लिखा हुआ है Cl2। तो इसमें आपको बताना है बाबू कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है, तो हीलियम जो है जिसको हम H से डिनोट करते हैं हमारे आवर्त सारणी का शून्य समूह का तत्व है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 29 नंबर, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा गया है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा है अंडाशय, बी में लिखा है गर्भाशय, और सी में लिखा है शुक्रवाहिका, और डी में लिखा हुआ है डिम्बवाहिनी। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है बाबू कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिनी जो है शुक्रवाहिका जो है वो मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 30 नंबर, इसमें पूछा गया है कि मनुष्य के वृक्क का एक तंत्र भाग है जो संबंधित है। ऑप्शन ए में लिखा है पोषण, बी में लिखा है श्वसन, और सी में लिखा है उत्सर्जन, और डी में लिखा हुआ है परिवहन। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है बाबू कि मनुष्य में वृक्क का तंत्र भाग है, वृक्क का एक तंत्र भाग है जो संबंधित है, तो उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
ये प्रश्न आपका HW का प्रश्न है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है या आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, ठीक है। प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। ऑप्शन ए में लिखा है कुटपाद द्वारा, बी में लिखा है लाइसोसोम द्वारा, और देखिए सी में लिखा है कोशिका सतह द्वारा, और डी में लिखा हुआ है कोई नहीं। तो इसका चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन आपको राइट लग रहा है, इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपका कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।